नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में। दोस्तों, पहले लेक्चर्स में हमने भूमंडल या स्थलमंडल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने चट्टानें और जो विभिन्न हमारी स्थलाकृतियाँ होती हैं जैसे पर्वत, पठार और मैदान, इनके बारे में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे महाद्वीपों के बारे में, जो कि भूभाग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर भूभाग का सबसे बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप। ठीक है, और संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। कितने महाद्वीपों में बटा हुआ है? 7, जिनमें से एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका है। दोस्तों, जो एशिया है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्या है ये? सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल से यही है। क्लियर? और सबसे छोटा महाद्वीप वो है ऑस्ट्रेलिया। ये है सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्लियर दोस्तों? इतनी बात। हमारा जो भारत देश है वो दोस्तों एशिया महाद्वीप में आता है। अभी हम एक एक करके सभी महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे आगे। क्लियर? तो महाद्वीप क्या है? हमारा भूभाग की सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, हमारा टोटल 100% में से कितना हमारा वाटर होता है? वो होता है 71%, और भूभाग कितना होता है? 29%। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? महाद्वीप, जो टोटल मिला करके है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में, एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा है वो यहाँ पर है, और हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, दूसरा महाद्वीप अपने बड़ा यूरोप, जो कि यूराल माउंटेन, ये देखिए ये यूराल माउंटेन श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, मैं आपको बता चुका हूँ। इससे क्या होता है? हमारा एशिया और यूरोप एक दूसरे से विभाजित होता है। किससे होता है? यूराल माउंटेन से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अफ्रीका। ठीक है, सिर्फ अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखा, यानी कौन कौन सी? कर्क रेखा, मध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। ठीक है, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी बोलते हैं हम। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। ठीक है, सिर्फ अफ्रीका से ही, अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्लियर दोस्तों? इतनी बात। नेक्स्ट आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स हैं और एप्लेशियन माउंटेन्स हैं। ठीक है, पांचवा आ जाता है हमारा साउथ अमेरिका, जिसमें एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यह पर्वतमाला है जो कि सबसे लंबी पर्वतमाला है पूरे विश्व में। ठीक है, और इसी पे सबसे बड़ी सबसे ऊंचाई पे स्थित हमारी कौन कौन सी थी? सक्रिय ज्वालामुखी थी, है ना? कौन सी थी? ओजस डेल सालाडो। और शांत सबसे ऊंचाई पे स्थित एकाकागुआ, है ना? तो यहीं पे थी ये ब्राजील, और यहाँ पे चिली हो गया, और ये अर्जेंटीना हो गया। ठीक है, तो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे थी वो ओजस डेल सालाडो, है ना? जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन भी हमारी दक्षिण अमेरिका में बहती है। ठीक है, तो अमेजन रिवर भी इसी महाद्वीप पे है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम अफ्रीका। अफ्रीका पे क्या था? अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी, जिसे हम नील रिवर के नाम से जानते हैं, तो नील रिवर विश्व की सबसे लंबी नदी है, और अमेजन रिवर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ये वाला महाद्वीप एक बेसिकली एक देश के नाम पे भी है। ऑस्ट्रेलिया देश के नाम पे इस महाद्वीप का नाम है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, तो इसलिए एक द्वीपीय महाद्वीप, एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, हम इनके बारे में सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ ऊपर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इधर आ गया, और सबसे नीचे जो है एंटार्क्टिका। ठीक है, यहाँ पे हमेशा बर्फ की परतों से ये ढका रहता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि 75 यानी 66 हाफ के बाद तो फ्रीजिड जोन आ जाता है ना? जो कि हमेशा जमा ही रहता है, क्योंकि सूर्य की ना के बराबर ही यहाँ पे सनलाइट पड़ती है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। अभी हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम एशिया से स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे
बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। तो एशिया, अब ये वर्ड एशिया पढ़ा कैसे? ये दोस्तों किससे पढ़ा है? ये हिब्रू भाषा का एक वर्ड है आसू, आसू, ठीक है, इससे इस एशिया शब्द पढ़ा है। अब ये आसू का मतलब क्या है? क्योंकि सूर्य उदय सबसे पहले यहीं होता है। अब आप जानते हैं कि भाई 0 डिग्री कहाँ है? ये रहा 0 डिग्री जो ग्रीनविच से होकर के जा रहा है, ठीक है। अब 180 डिग्री कहाँ है? इधर है। अब हम मानते हैं कि भाई पूर्व वाले साइड यानी ये ईस्ट है, यानी पूर्व से क्षेत्र है ये वाला, और पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, ये वेस्ट साइड, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र है ये वाला, ठीक है। इधर पूर्व क्षेत्र क्या है? हमेशा पूर्वी क्षेत्र से हमारा सूर्य का उदय माना जाता है। तो सबसे इधर कंट्री कौन सी है? ये देखिए, ये वाली जो कंट्री है ये है जापान, ठीक है। जापान को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है, तो एशिया में ही हो रहा है सबसे पहले सूर्योदय, ठीक है। तो इसी वजह से एशिया का नाम आसू का मतलब होता है जहां पे सबसे पहले सूर्योदय हो, ठीक है। तो जिसका शाब्दिक अर्थ है उदित सूर्य, कि यहाँ से सूर्य उदित हो रहा है, तो इसको हम आसू बोलते हैं। तो आसू से ही, हिब्रू भाषा में आसू बोलते थे, तो आसू से ही इसका नाम एशिया पड़ा है। क्लियर दोस्तों इतनी बात? नेक्स्ट, यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। संपूर्ण विश्व का लगभग 30%, यानी जो 29% हमारा भूभाग है पूरी पृथ्वी पे, ठीक है, बाकी तो जल है 71%। तो 29% को अगर मैं 100% मान लूं तो उसमें से 30% किसका है? यह है एशिया का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या रहती है। अब आप जानते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? हमारा भारत देश बन गया है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? चाइना। भारत देश भी एशिया में है, ठीक है, और चाइना भी एशिया में ही है। क्लियर? तो सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश क्या कहते हैं, महाद्वीप भी यही है, एशिया, ठीक है। तो विश्व की लगभग 60% जनसंख्या हमारे इस महाद्वीप पे है, यानी एशिया महाद्वीप पे, क्योंकि शुरू के टॉप कंट्रीज 2 ही एशिया द्वीप में लाई करते हैं, जो कि इंडिया और चाइना है, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी एशिया महाद्वीप हो गया। क्लियर दोस्तों? और एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वतमाला में कौन है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट लगभग इतनी मीटर है, ठीक है दोस्तों। आज मैं आपको क्लास के लास्ट में माउंट एवरेस्ट के भी बारे में मुख्य कुछ जानकारी दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए। क्लियर? और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नेपाल में, ठीक है। और इसकी अधिकतम, हाँ, और सबसे ऊंचा पॉइंट तो हमारा माउंट एवरेस्ट हो गया, जो कि कितना मीटर है? 8850 समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है। और समुद्र तल से नीचे, सबसे नीचे वाला क्षेत्र कौन सा है? वो मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है, जो कि इतने मीटर गहरा है, ठीक है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत पठार, जो कि तिब्बत का पठार है, जिसे विश्व की छत भी बोला जाता है, ठीक है। तिब्बती पठार या पामीर के पठार को विश्व की छत भी बोला जाता है। क्लियर दोस्तों? वो भी एशिया में ही है, ठीक है। और एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है, ठीक है। अब भारत बन चुका है, अभी तक तो चीन था, ठीक है, पिछले साल तक तो, लेकिन अब कौन सा बन गया है? भारत। करीब करीब इसमें 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? चाइना। दोस्तों बेसिकली अगर आप देखें अपना एशिया का मैप, ठीक है, ये हमारे एशिया का मैप है, विश्व में सबसे बड़ा कौन है देश क्षेत्रफल की दृष्टि से? रशिया। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? ये रशिया है ना, यूराल माउंटेन यहाँ पे है कहीं, ठीक है। तो रशिया आधा कहाँ आता है? एशिया में आता है, और आधा कहाँ पे आता है? यूरोप में आता है, ठीक है। तो हम प्रॉपर रशिया को एशिया में नहीं कह सकते, ये किसका पार्ट है? यूरोप और एशिया के पार्ट को मिला के हम बोलते हैं यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया, ठीक है। तो रशिया कहाँ पे आता है? यूरेशिया में आता है, यानी दोनों में आता है, एशिया महाद्वीप में भी और यूरोप में, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। लेकिन अगर मैं खाली एशिया की बात करूं तो एशिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है? चाइना। कौन है दोस्तों? चाइना। क्लियर है दोस्तों इतनी बात? तो एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से खाली एशिया में, ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन है? चीन। और सबसे छोटा देश कौन है? मालदीव, ठीक है। मालदीव आपको यहाँ पे मिलेगा कहीं, ये भारत के थोड़ा नीचे, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं यही मालदीव है, ठीक है। ये सबसे छोटा देश है एशिया का। क्लियर? और एशिया में जो फिलीपींस द्वीप है,
ठीक है। इसके पास विश्व का सबसे बड़ा गहरा सागरीय गर्त है, जो कि प्रशांत सागर में मैरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ये फिलीपींस है, तो यहाँ पे कहीं आकर के मारियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में या पूरे विश्व में, जो कि प्रशांत महासागर में है, सबसे ज्यादा गहरा गर्त है। ठीक है, जिसको आप मारियाना ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, जिसकी गहराई कितनी है 11,033 मीटर। ठीक है, इतने मीटर गहरा है। ठीक है, सबसे गहरा पॉइंट यही है पूरे विश्व में। ठीक है, 11,033 मीटर। क्लियर दोस्तों इतनी बात। और विश्व की सबसे गहरी झील जो कि बैकाल झील है, वो भी एशिया में ही है। ठीक है, तो धरातल से इसकी कितने मीटर गहरा है 1940, और समुद्र तल से 1985 मीटर गहरा है, जो कि एशिया में स्थित है। क्लियर दोस्तों, धरातल से लगभग 1940 मीटर गहरा है और समुद्र तल से 1485 मीटर गहरा है ये बैकाल झील। ठीक है, तो ये बैकाल झील सबसे गहरी झील है विश्व की, जो कि एशिया में है। क्लियर हो दोस्तों इतनी बात। ठीक है, ये एशिया का मैप है। लगभग दोस्तों एशिया में टोटल 48 देश हैं करंटली। ठीक है, कितने संख्या है इसमें एशिया में, एशिया महाद्वीप में लगभग 48 कंट्रीज हैं। ठीक है, जो एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं, महाद्वीप में लाई करते हैं। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर एशिया में आती है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में आती है। सबसे गहरी झील है बैकाल झील और सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, ये कैस्पियन सागर लगभग यहाँ आता है आपका, इस साइड पे आता है कहीं। ठीक है, इस साइड पे आता है। अगर आप विश्व का मैप देखें, विश्व के मैप में आपको दिखाता हूं, ये आता है, ये रहा, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये है कैस्पियन सागर। ठीक है दोस्तों, यानी कैस्पियन सी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील है, एशिया में आती है। ठीक है, क्लियर दोस्तों इतनी बात। तो सबसे गहरी झील भी यहीं पे ही है बैकाल झील, और सबसे बड़ी झील भी यहीं है, जो कि क्या है कैस्पियन सागर। क्लियर दोस्तों। और एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील भी है, जिसको आप गोंग झील कहते हैं। ठीक है, गोंग झील कौन सी है, सबसे ऊंचाई पर खारे पानी की झील। हम जब जलमंडल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा खारे पानी और मीठे पानी की झील कौन सी होती है। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है, विश्व में, जो कि कौन सी है, गोंग झील, लगभग 4267 मीटर ऊंचा है, जो कि लद्दाख और तिब्बत वाले एरिया में स्थित है। यानी कहीं ना कहीं, जैसे इंडिया है तो लद्दाख और तिब्बत वाला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे कहीं स्थित है ये वाली झील। कौन सी, गोंग झील, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे वर्षा वाला देश, तो वर्षा वाला क्षेत्र तो हमारे इंडिया में ही है ना। इंडिया में कौन सा है, मासिनराम, जो कि जिसपे लगभग इतने सेंटीमीटर की हर साल वर्षा होती है ऑन एन एवरेज। ठीक है, मेघालय में कौन सा है, मासिनराम। ठीक है, ये लगभग, इसका दोस्तों मैं रीजन बताता हूँ आपको। यहाँ पे दरअसल मेघालय में है, यहाँ पे ये मेघालय है हमारे भारत देश में। ठीक है, यहाँ पे मेघालय है। क्लियर। तो मेघालय में मासिनराम जो जगह है वो दरअसल पर्वतों से घिरा हुआ है। कौन कौन से, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया पर्वत श्रृंखला लगभग ऐसे है। तो क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं हमारा जब मानसून आता है, जो वेस्ट विंड लेकर के आती है, तो वो ऐसे आता है ना, ऐसे आते हैं। तो ऐसे आकर के ये जो हवाएं हैं, ये आके इस वाले पर्वत से टकराती हैं, फिर ये इधर जाती है, इस वाले पर्वत से टकराती है, फिर ये नीचे आ गई तो इस वाले पर्वत से टकराई। तो यानी ये इस तरह से बना है कि एक बार इसमें हवा और बादल लेकर के घुस गई तो ये पर्वतों से टकरा के वहीं बरसता रहता है, वहीं बारिश करता रहता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि एक बार मतलब वो हवाएं पानी लेकर के आ गई बादलों के साथ, तो वहीं पर ही बारिश होती रहती है। और यही रीजन है कि वहां पे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। कहाँ पे, मासिनराम में, जो कि हमारे मेघालय में है। ठीक है, तो रीजन पता लग गया इसके पीछे का कि हमारे जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मासिनराम। क्यों होती है वहां पे, क्योंकि गारो, खासी, जयंतिया करके वहां पे पर्वत हैं। ठीक है, उनमें ही टकरा के वहीं पे ही हवा और बादल वहीं बरसते रहते हैं।
ठीक है, वहां से बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, तो इसी वजह से मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, मेघालय, भारत में। क्लियर दोस्तों इतनी बात। नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। दोस्तों अभी मार्च में ही 2023 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। किसका? सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन का, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है। इसकी लंबाई कितनी है? 1505 मीटर। ठीक है, ये पूरे विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। कौन सा? हुबली स्टेशन। ये अभी 2023 में ही इसका उद्घाटन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। ठीक है दोस्तों, और दूसरे नंबर पे भी इंडिया का ही है, जो कि कौन सा है? गोरखपुर, यूपी में ही है हमारे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सब दूसरे नंबर पे है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है दोस्तों? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन, यह कहां से जाता है? लेनिनग्राड से लेकर के व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। ठीक है, ये रशिया में है। ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, अगर आप मैप में देखें तो ये कहीं ना कहीं यहां से जाकर के, यानी मॉस्को राजधानी से जाकर के ये ऐसे व्लादिवोस्टॉक तक जाता है, जो कि सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, सबसे लंबा स्टेशन भारत में है हुबली स्टेशन, और सबसे लंबा रेल मार्ग रशिया में है, जो कि इसका नाम, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के नाम से। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये कहां से कहां तक है? ये लेनिनग्राड, ये दोस्तों मॉस्को में पड़ता है इनका। ठीक है, मॉस्को राजधानी है हमारे रशिया की। ठीक है, रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। ये मॉस्को में आता है लेनिनग्राड, और लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक है ये हमारा रेल मार्ग, जो कि सबसे लंबा है। और किस नाम से हम जानते हैं इसको? ट्रांस साइबेरियन नाम से। क्लियर दोस्तों इतनी बात? नेक्स्ट चलते हैं, एशिया महाद्वीप में स्थित चीन, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी और सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश भी यही है। ठीक है, तो विश्व का सबसे सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? चाइना। ठीक है, और विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन है? हांगकांग। हालांकि दोस्तों हांगकांग देश नहीं है, या बेसिकली ये रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंदर ही आता है हांगकांग। ठीक है, तो ये हांगकांग कौन सा है? सबसे ज्यादा समाचार पत्र वहां पे पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? हमारा भारत देश। क्लियर? और एशिया में सर्वाधिक जूट और गन्ना उत्पादक देश कौन है? भारत। ठीक है, तो जूट और गन्ना सबसे ज्यादा कहां पे होता है? हमारे भारत देश में। क्लियर? और विश्व का प्राकृतिक रबड़ उत्पादित देश करने वाला कौन है? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड लगभग यहां पे आता है। ठीक है दोस्तों, थाईलैंड में सबसे ज्यादा क्या होता है? नेचुरल रबर। ठीक है, प्राकृतिक रबड़। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ कहां पे होती है? थाईलैंड में। इंडिया में क्या होता है? गन्ना और जूट। ठीक है, जूट और गन्ना। ठीक है, गन्ना जूट सबसे सर्वाधिक पूरे विश्व में भारत में, और प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड में। चाइना में सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है। ठीक है, मछली पकड़ने वाला देश है। ठीक है, और हांगकांग दोस्तों लगभग यहीं पे ही आता है। ठीक है, इतने एरिया में, तो जो कि सबसे ज्यादा समाचार पत्र जहां पढ़ा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, एशिया का सबसे सर्वाधिक टिन उत्पादक देश कौन है? चीन। ठीक है, इसको टिन और चीन यानी लगभग नाम भी सेम है, तो आसानी से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो टिन कौन करता है उत्पादक देश? चाइना ही करता है टिन भी। ठीक है, लाल सागर, हाँ जी, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है हमारा लाल सागर। ठीक है, रेड सी। और ये कौन सा है? भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये है ब्लैक सी यहाँ पे, और ये कैस्पियन सागर मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर और रेड सी यानी लाल सागर यहाँ पे किससे मिलते हैं? सुएज कैनाल से। किससे मिलते हैं? सुएज कैनाल। दोस्तों ये बनवाई गई थी। ठीक है, क्योंकि पहले जो ये यूरोपीय देश थे
जो जल के मार्ग से आते थे उन्हें पहले भारत आने के लिए ऐसे आना पड़ता था, पूरा अफ्रीका क्रॉस करके ऐसे आते थे, ठीक है। तो ये बाद में बना दिया रूट, तो यहाँ से अब डायरेक्ट यहाँ से आने लग गए थे, ठीक है। तो भारत आने का रास्ता कितना सिंपल हो गया यहाँ से सुएज कैनल बनने से, ठीक है। तो जल मार्ग में लगभग कितने किलोमीटर की बचत हुई? 1900 किलोमीटर की बचत हुई हमें यहाँ से ये सुएज कैनल के पास से। तो सुएज कैनल भूमध्य सागर और लाल सागर को तो जोड़ता ही है, और अफ्रीका और एशिया को अलग अलग करता है। जैसे यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग अलग करती है, वैसे ही अफ्रीका और एशिया को सुएज कैनाल ही अलग अलग करती है। और जोड़ती किन किन को है? मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। और सेम ऐसे ही यूरोप और अफ्रीका को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कौन अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर, ठीक है। तो दोस्तों यूराल माउंटेन एशिया यूरोप को अलग कर रहा है, सुएज कैनल अफ्रीका एशिया को, यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जल संधि। और जोड़ किन किन को रहा है? सुएज कैनल भूमध्य सागर और लाल सागर को। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर, सुएज कैनाल जिसे आप कहते हैं, ठीक है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए कौन सा स्ट्रेट है? बेरिंग, ठीक है। तो बेरिंग जल संधि हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर आती है, ये देखिए यहाँ पे। दोस्तों ज्योग्राफी हमेशा आप जब भी पढ़ो, ठीक है, मैप से जरूर पढ़ो, क्योंकि बिना मैप के ज्योग्राफी करना का मतलब है कि आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना पेन चलाए, ठीक है। तो मैप्स हमेशा साथ रखें जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें, ठीक है। तो ये देखिए 180 डिग्री यहाँ पे है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये पूरा का पूरा ऊपर क्या है? ये आर्कटिक ओशियन है, यानी आर्कटिक सर्कल है, ठीक, आर्कटिक महासागर है। और ये पूरा क्या है? ये पूरा पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर है, ठीक है। अब ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को कौन जोड़ रहा है? यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पे कहीं क्या है? ये बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है दोस्तों, बेरिंग जल संधि, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट जोड़ता है आर्कटिक ओशियन और प्रशांत महासागर को, जैसे भूमध्य सागर और लाल सागर को सुएज कैनाल जोड़ रहा था, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट ये, और ये 180 डिग्री देशांतर पे आ रहा है, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, ठीक है। और इसी के यहाँ पे क्या है? चक्की सा भी यही है, जो कि भूमध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर पर आता है ना। चलिए, ये मैं आपको सबको पहले बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को कौन जोड़ रहा है? बेरिंग स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं माउंट एवरेस्ट। दोस्तों हाल ही में काफी सारे क्वेश्चन पेपर्स में माउंट एवरेस्ट के मतलब माउंट एवरेस्ट टॉपिक को लेकर के काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पे पूरा का पूरा एक पैराग्राफ ही लेके आ गया हूँ इससे, कि मतलब जो भी इससे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट का नाम दोस्तों किसके नाम पे पड़ा? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, ठीक है, सर जॉर्ज एवरेस्ट। दोस्तों ये कौन थे? ये हमारे सर्वेयर थे, यानी इंडिया के सर्वेयर, जिसको आप महासर्वेक्षक के नाम से बोलते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो भारत के ये महासर्वेक्षक थे, कौन? सर जॉर्ज एवरेस्ट। तो इन्हीं के नाम पे ही क्या पड़ा था? एवरेस्ट का नाम पड़ा था, क्योंकि इन्होंने इसको ढूंढा था, ठीक है, इसकी अवस्थिति का पता लगाया था इन्होंने, ठीक है। इसको और कौन कौन नाम से जाने जाते हैं? इसको चोटी 15 भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको माउंट कोमोलांगमा भी कहा जाता है, और साथ में सागर माथा भी कहा जाता है। ये सागर माथा बहुत बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, कि सागर माथा किस चोटी को कहा गया है? तो सागर माथा माउंट एवरेस्ट को कहा गया है, जो कि हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो इसके 4 नाम है, माउंट एवरेस्ट, चोटी 15, ठीक है, माउंट कोमोलांगमा, ठीक है, इसको बर्फ की देवी कहते हैं, यानी ये तिब्बत चाइना में इसको कोमोलांगमा के नाम से जानते हैं, और नेपाल में सागर माथा के नाम से, जिसका मतलब है ब्रह्मांड की माता, ठीक है। ये इतना ऊंचा लगता है कि इसको हम तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। हमारे 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर में, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। और ये तीसरा ध्रुव इसको भी बोलते हैं। तो ये 5-6 नाम है, ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पड़ा सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, जो कि महासर्वेक्षक थे इंडिया के, ठीक है। तो इंडिया में इसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट को चोटी नंबर 15 भी बोला जाता है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट को तिब्बत और चाइना वाले पार्ट में माउंट कोमोलांगमा, जिसका मतलब है बर्फ की देवी,
ठीक है, कोमोलांगमा बोला जाता है, और साथ में नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माता, जिसका मतलब है ब्रह्मांड की माता, और तीसरा ध्रुव भी बोला जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट, पर्वतमाला के आसपास विभिन्न स्थलों और औसत मापन द्वारा कितने हुई थी 1954 में, इसको कितना नापा गया आसपास के विभिन्न स्थलों द्वारा, 8,848 मीटर। मैंने आपको पहले बताया था कि हम 848 और 50 मीटर लिखता था मैं, तो रीजन ये है कि आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा नापा गया माउंट एवरेस्ट, कितनी ऊंचाई निकली 8,848 मीटर। ठीक है, लेकिन जो जीपीएस द्वारा नापा गया है, ठीक है, तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 मई 1999 में एवरेस्ट की हाइट नापी, तो कितनी निकली 8,850 मीटर। क्लियर, तो 8,850 मीटर होने की पुष्टि की। क्लियर, तो विभिन्न क्षेत्रों के आसपास की ऊंचाई को औसत लेकर के नापा गया तो 8,848, और जीपीएस द्वारा नापा गया तो 8,850। ठीक है, तो 8,850 ज्यादा हम मान के चलते हैं। क्लियर, ये मैं आपको बता चुका हूं। तिब्बत और चाइना में कोमोलांगमा, नेपाल में सागर माता, इंडिया में माउंट एवरेस्ट, और वैसे इसके नाम क्या क्या है, चोटी 15 और तीसरा ध्रुव। ठीक है, इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। अब दोस्तों, इस पे सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी, एडमंड हिलेरी ने, और हमारे भारत के कौन थे, तेंजिंग नोरगे शेरपा। ठीक है, इन दोनों ने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े हुए। ठीक है, तो एडमंड हिलेरी कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के, और तेंजिंग नोरगे शेरपा भारत के थे। 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले पहुंचने में सफल हुए। ठीक है दोस्तों, और जितने भी यात्री जाते हैं वो सब मई के महीने में ही जाते हैं। ठीक है, तो मई में 29 मई को चढ़े। फिर सबसे पहली महिला जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची वो कौन थी, जुमको तबेई, जो कि जापान की थी। ठीक है, जुमको तबेई कहाँ की थी, जापान की। वो सबसे पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी। कब चढ़ी थी, 16 मई 1975 में। ठीक है, ये भी मई में ही गई थी। नेक्स्ट, हमारी भारत की सबसे पहली महिला बिछेंद्री पाल। ठीक है, कब गई थी, 29 मई 1984 में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची। ठीक है, सबसे पहली महिला थी कौन, बिछेंद्री पाल। नेक्स्ट दोस्तों, ये कमी रीता शेरपा जो हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, यानी चोटी पे सबसे ज्यादा बार पहुंचे हैं। कितनी बार पहुंचे हैं, 28 बार। ठीक है, तो कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल के हैं, सर्वाधिक 28 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफल हुए हैं। ठीक है, यानी उसकी चोटी पर पहुंचने पर सफल हुए हैं। कितनी बार, 28 बार। क्लियर, तो कौन, क्या था उनका नाम, कामी रीता शेरपा। तो दोस्तों, ये सारे मुख्य तथ्य थे हमारे माउंट एवरेस्ट से जुड़े हुए, और आज के लेक्चर में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, टिल दैट, थैंक यू।